तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मेरा विद्यार्थी जीवन। यानी मेरा विद्यार्थी जीवन किस तरह का रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्कूल में मैं बहुत होशियार नहीं तो मूर्ख भी नहीं माना जाता था। यानी मैं स्कूल में ना तो बहुत ज्यादा होशियार था, ना ही बहुत ज्यादा मूर्ख था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहा। शिक्षकों के लिए हमेशा प्रेम भावना प्रकट करता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई व चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें कभी भी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा छठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 15 रुपए की मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थी। यानी हर साल जो थी बच्चों की पढ़ाई और चाल चलन के विषय में माँ बाप को पत्र भेजे जाते थे, तो उन पत्रों में इनकी कभी कोई शिकायत नहीं की जाती थी। दूसरे दर्जे में इन्होंने इनाम भी पाए और तीसरे 5वें और छठे दर्जे में तो इन्हें 4 रुपए और 15 रुपए की मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थी। छात्रवृत्तियां मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की थी। यानी ये जो छात्रवृत्ति मिली थी वो उनकी योग्यता के बल पर नहीं बल्कि उनके भाग्य के बल पर ज्यादा मिली थी। छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। छात्रवृत्तियां जो थी वो सभी लड़कों को नहीं मिलती थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा हुआ करती थी, जो कि सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। अपनी तरह से तो मुझे यह याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। तो जैसा कि मुझे याद है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता था। तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता था। उन्हें छात्रवृत्ति या इनाम जैसी चीजें मिलती थी क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा योग्य नहीं समझते थे, लेकिन उनके आचरण जो था वो बहुत ही अच्छा था, तो उन्हें उसका बहुत ख्याल रहता था। यदि उनसे कभी किसी सदाचार में किसी की रिस्पेक्ट करने या आदर भाव करने में कोई चूक हो जाती थी तो उनको रोना आ जाता था। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उल्हाना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार हो जाए तो मेरे लिए असहज हो जाता। यानी यदि उनसे कोई ऐसा काम हो जाता जिससे शिक्षक उन्हें डांटे या फिर गुस्सा करे, और तो ये चीज जो थी उनसे सही नहीं जा सकती थी। वो इस चीज को सहन नहीं कर सकते थे। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। उनको याद था कि वो एक बार अपने शिक्षक से पिटे भी थे। मुझे इस बात पर तो दुख नहीं हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। तो यहाँ पर उन्हें अपने पिटने का दुख नहीं था, लेकिन दुख इस बात का था कि मैं दंड का पात्र समझा गया। यानी मैंने कोई गलती की थी। उस यहाँ पर लेखक जो था उसने कोई गलती की थी, उसको दंड का पात्र समझा गया, उसको विरोधी समझा गया। उसे इस बात का दुख था और वो इस बात पर फूट फूट कर रोया। ये घटना पहली या दूसरी कक्षा की है। उस समय दौराबाजी एदल जी गिमी हेडमास्टर थे। तो उस समय ये उनके हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे, यानी उन्हें अनुशासन बहुत प्रिय था। वे अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। तो वो बहुत ही अनुशासन वाले थे। वो बहुत ही विधि पूर्वक काम करते भी थे, करवाते भी थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। मेरा जी खेल में न लगता था। खेल अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने कभी नहीं जाता था। तो उन्होंने जितने भी ऊंचे दर्जे के विद्यार्थी थे उनके लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि सब की व्यवस्था की थी। लेकिन जो लेखक जो थे उनका मन खेल में बिल्कुल भी नहीं लगता था। जब तक खेल जो था अनिवार्य रूप से अनिवार्य नहीं किया गया स्कूल में, तो वो कभी भी व्यायाम के लिए या क्रिकेट ये सभी चीजें खेलने के लिए नहीं जाते थे। अनजाने में मेरा झेपूपन भी एक कारण था। यानी इसमें उनका एक झेपने, यानी बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील करते थे, उनके झेपने का भी इस चीज में कारण था।
यानी उन्हें बाहर सबके सामने सबको फेस करने में बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी भूल थी। तो अब ये क्या देखते हैं कि व्यायाम के प्रति जो इनकी रुचि नहीं थी वो इनकी बहुत बड़ी भूल थी। उस समय मेरे अंदर ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षक के साथ कोई संबंध नहीं है। तो उस समय इनके जो विचार थे वो काफी गलत थे कि व्यायाम का शिक्षक के साथ तो कोई संबंध है ही नहीं। पीछे जाकर मैंने जाना कि व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा। तो धीरे धीरे जैसे ही उनकी एज बढ़ती चली गई, उन्होंने ये जाना कि व्यायाम भी हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि हमारे लिए शिक्षा। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान न हुआ। इसका कारण है पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना बहुत अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो कि अब तक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कसरत नहीं की उससे उन्हें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बात उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने इसे फॉलो किया। तभी से उन्होंने घूमना शुरू कर दिया और ये चीज जो थी उनकी आदत में आ गई और वो अभी तक भी घूमते हैं। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। यानी घूमना जो है वो भी एक तरह का व्यायाम ही होता है और इसी कारण उनका जो शरीर था वो थोड़ा सा सुगठित हो गया, ठीक हो गया। रुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। तो उनका जो दूसरा कारण था वो अपने पिताजी की सेवा करना था, इसीलिए भी वो उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता था। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता था। जैसे ही उनका स्कूल बंद होता था वो घर आकर अपने पिताजी की सेवा में जुट जाते थे। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। तो जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया उनके स्कूल में तो वो इस सेवा से थोड़ा दूर होने लगे और उनको थोड़ा दुख हुआ। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों कर मुक्ति देने लगे। तो उन्होंने अनुरोध किया अपने सर से कि पिताजी की सेवा करने के लिए मुझे व्यायाम से मुक्ति चाहिए, लेकिन जो उनके सर थे वो उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। तो एक दिन शनिवार को जब सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे वहां पर व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी तो नहीं थी और आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण मुझे समय का पता नहीं चल पाया। और बादलों में जो था, बादलों ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि जो बादल थे उस वजह से वो समय का अंदाजा नहीं लगा पाए। और जैसे ही वो व्यायाम के लिए पहुंचे तो सब लोग वहां से चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा, कारण तो जो था वही मैंने बतलाया। उन्होंने इसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं जुर्माना कर दिया। तो नेक्स्ट डे जब उनके जो सर थे गिमी साहब, उन्होंने हाजिरी देखी तो उन्होंने देखा कि मैं हाजिर नहीं हुआ था, यानी मैं गैर हाजिर था। तो उन्होंने मुझसे कारण पूछा, तो जो कारण हुआ उस मैंने वही बताया, लेकिन उन्होंने मेरे कारण को सच नहीं माना और मुझ पे जुर्माना लगा दिया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। तो यहाँ जो लेखक थे उनको बहुत ही दुख हुआ कि मुझे झूठा समझा गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आया कि वो कैसे सिद्ध करें कि मैंने झूठ नहीं बोला है, तो इस पर उन्हें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। मैं महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं रोया, परेशान हुआ और मैंने सोचा
कि सच बोलने वालों को भी ज्यादा असावधान नहीं रहना चाहिए, यानी सच भी कभी कभी छुप जाता है। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ कुछ याद है कि अंत में वह जुर्माना माफ कर दिया गया था। तो अपनी पढ़ाई के दिनों में उनकी ये पहली और आखिरी गलती थी। तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ कुछ याद है कि आखिर में, एंड में, मेरा वो जुर्माना शायद माफ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। तो कुछ दिन बाद उसे व्यायाम से छुट्टी मिल गई जब उनके पिताजी ने उनके हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी थी कि मैं स्कूल के बाद उसे अपने पास चाहता हूँ, तो तब उन्हें उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। यानी व्यायाम की जगह उन्होंने घूमना जारी रखा, जिससे कि उन्हें ये लगा कि उनसे किसी तरह की कोई भूल नहीं हुई है व्यायाम छोड़कर, लेकिन एक दूसरी भूल की सजा वो आज तक भी पा रहे हैं। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं, ये कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहां से आ गई, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। यानी पढ़ाई में अगर सुलेख अच्छा नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात उनके दिमाग में पता नहीं कैसे सेट हो गई कि पढ़ाई के लिए सुलेख होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ये बात उनके विलायत जाने तक उनके दिमाग में रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्म व पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में जहाँ वकील लोग थे और वहां पर जो जन्मे या पढ़े हुए लोग थे, उनके जो अक्षर थे वो एकदम मोती के समान थे, और उनको जब देखा तो मैं बहुत ही लजाया और पछताया सा हो गया कि ये तो बहुत ही सुंदर लिख रहे हैं और मुझे तो इतना सुंदर लिखना नहीं आता। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि अगर उनका लेख सुंदर नहीं है तो ये एक अधूरी शिक्षा है। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कब मिट्टी चढ़ सकती है। तो अब वो क्या थे, वो कोशिश कर रहे थे अपने लेख को सुधारने की, लेकिन पके हुए घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। यानी जब घड़ा पक जाता है तो उस पर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं होता। यानी अब जो उनकी हैंड राइटिंग थी वो उनके हाथ पे सेट हो चुकी थी, अब उनकी राइटिंग सुधर नहीं सकती थी। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे मैं फिर आज तक नहीं सुधार सका। यानी ये जो मेरी गलती थी बचपन की, मैं उसे आज तक भी कभी सुधार नहीं पाया हूँ। हम एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। तो यानी आज के समय में वो सभी को बताना चाहते हैं कि सुलेख जो है वो भी एक शिक्षा का बहुत ही आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए आलेखन कला आवश्यक है। लेख सुधारने के लिए आलेखन कला जो है वो आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। तो यहाँ वो अपनी राय देते हैं कि बच्चों को आलेखन कला जरूर सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर मानव उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। तो यहाँ उन्होंने तुलना की है कि जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं को देखकर बालक उन्हें याद रखता है कि यानी ये पशु है, ये वस्तु है, ये चीज है, और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। यानी ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये भी बच्चा पहचान लेता है। तो सेम इसी तरह जब आलेखन कला में बच्चा चित्र बनाना सीख लेता है, तो यदि अक्षर लिखना सीखे, यानी वो अक्षरों को सुंदर लिखना सीखे, तो उसके अक्षर जो है वो सुंदर हो जाएंगे। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। यानी उन्हें ऐसा लगता था कि संस्कृत जो है वो रेखा गणित से भी बहुत अधिक कठिन है।
रेखा गणित में तो रटने की कोई बात नहीं थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। रेखा गणित में तो उन्हें लगता था कि रटने की कोई बात नहीं है, लेकिन संस्कृत में अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें ऐसा लगता था सब कुछ रटना पड़ेगा। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर इस विषय से मेरा दिल बैठ गया। यानी ये जो विषय था संस्कृत, ये चौथी कक्षा में शुरू होता था और छठी कक्षा में जब तक पहुंचे तो इस विषय से उनका दिल बैठ गया था, उनका मन भर गया था। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल थे, विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता था। यानी संस्कृत के शिक्षक जो थे उनके, वो बहुत ही सरल थे। उनके मन में बस यही रहता था कि किसी तरह वो अपने विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा दें। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। तो संस्कृत और फारसी वर्ग में बस एक प्रतिस्पर्धा क्या थी कि फारसी के जो मौलवी साहब थे वो थोड़े से नरम आदमी थे और बच्चे आपस में हमेशा यही बात किया करते थे कि फारसी जो है वो भी बड़ी सरल है और मौलवी साहब जो है वो भी बहुत ही सरल है। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। तो मौलवी साहब के लिए क्या था कि बच्चे जितना भी याद कर लेते थे वो उसी में संतुष्ट हो जाते थे। तो बच्चों की बात सुनकर एक दिन उनके मन में लालच आया और वे फारसी कक्षा में जाकर बैठ गए। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो। अब संस्कृत शिक्षक जो थे उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि तुम ये तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो। धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। यानी तुम अपने ही धर्म की भाषा को पढ़ना नहीं चाहते हो। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई कठिनाई है उसको पढ़ने में तो तुम मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ, आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटें मिलेंगी। तो यानी वो कहते हैं, यहाँ पर उनके शिक्षक जो है संस्कृत वाले, वो कहते हैं कि मैं सभी विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ, आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटें मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। तो यहाँ वो उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी इतना निराश नहीं होना चाहिए, एक बार तुम मेरी कक्षा में आकर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत के शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता, बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर लेखक जो थे वो थोड़ा शर्मिंदा हुए और वो शिक्षक के प्रेम की अवहेलना नहीं कर पाए। और उसके बाद कुछ समय आज की डेट में, आज के समय में वो मास्टर कृष्ण शंकर जो है उनका बहुत ही उपकार मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उस समय में जितनी संस्कृत उन्होंने पढ़ी थी उतनी तो आज मैं संस्कृत के शास्त्र, जितनी संस्कृत उन्होंने उस समय में पढ़ ली थी उससे वो आज संस्कृत के शास्त्रों का आनंद ले पाते हैं। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है, यानी उन्हें इस बात का पश्चाताप ही रहता है कि यदि मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाता तो आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। तो यानी यहाँ उन्हें लगा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए, उन्हें संस्कृत का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने जितनी भी थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी थी अपने मास्टर जी से, उतनी संस्कृत में भी वो अपने संस्कृत के शास्त्रों का पूरा आनंद ले रहे थे। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। यानी अब वो ये मानते हैं कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा जो होती है मातृभाषा के उपरांत, यानी मातृभाषा जिसकी है वो तो वो रहेगी ही रहेगी। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो पहले नंबर पर राष्ट्रभाषा हिंदी तो रहेगी, उसके बाद
बाकी भाषाएं संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। यानी इन भाषाओं का भी ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर इतनी भाषाएं देखकर कोई भी बच्चा जो है वो डरे ना। यदि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाए और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर न हो, तो ये भाषाएं भार न मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। तो वो कह रहे हैं कि यदि ये जो भाषाएं हैं ये सभी विधि पूर्वक यानी बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हमें समझाई और पढ़ाई जाए, तो अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर न हो। यानी हर चीज हमें अंग्रेजी में करने का कोई बोझ नहीं होगा। तो ये भाषाएं जो है हमें भार नहीं मालूम होंगी, यानी ये हमें बहुत ज्यादा बोझ नहीं लगेंगे अपने ऊपर, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगेगा। यानी जब आप उसे सीख जाओगे तो आपको उसमें उसको बोलने में, उसको पढ़ने में मजा आने लगेगा। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। यानी जब आप एक भाषा को अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो आपको बाकी दूसरी जो भाषाएं हैं उनका ज्ञान थोड़ा जल्दी जल्दी होने लग जाता है। यानी अगर आपको कोई भी एक भाषा आती है तो आप बाकी भाषाएं धीरे धीरे बहुत जल्दी सीख जाओगे। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती तथा संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यानी सच पूछे तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत जो है इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यदि उर्दू, फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं, यानी जिस तरह से उर्दू, फारसी और अरबी के लिए हम कह सकते हैं। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। यानी मैंने 6 से 7 साल की उम्र तक से लेकर 16 वर्ष तक अपनी विद्या का अध्ययन किया, लेकिन स्कूल में कहीं पे भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली थी। जो चीज शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह ना मिली। यानी जो चीजें शिक्षकों के पास से उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। फिर भी वातावरण से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यानी अपने एनवायरनमेंट से उन्हें कुछ न कुछ धर्म के बारे में कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। यहाँ पर उनका धर्म से जो अभिप्राय है वो उनके आत्मज्ञान से है। मैं इस बात का अच्छी तरह अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पढ़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसीलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ न हो पाया। तो यहाँ पर मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि बचपन में जो अच्छे बुरे संस्कार हो जाते हैं, और इसीलिए ये बात अब मुझे बहुत ही खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ नहीं हो पाया है, मैं कितने ही अच्छे ग्रंथों को नहीं पढ़ पाया हूँ। और बचपन में जो है वो सभी तरह के अच्छे बुरे सभी तरह के संस्कार बच्चों में पढ़ते हैं। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी की स्टोरी है जो हमने आज पढ़ी है। इसमें हमने उनके बारे में सब कुछ पढ़ा है। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अपनी नई चीजों के साथ।